अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये पहला लेक्चर है। ये वाला लेक्चर जेके बैंक के लिए और क्लास फोर्थ दोनों पोस्ट्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ठीक है गाइस, ओके। तो अगर हम सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो होल सिलेबस को, होल मैथमेटिक्स को हम जो सिलेबस दिया हुआ है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं गाइस। फर्स्ट पार्ट इज अर्थमेटिक पार्ट एंड सेकंड इज एडवांस मैथ्स। दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं उनको। ठीक है गाइस, एक तो अर्थमेटिक पार्ट और सेकंड इज एडवांस मैथ्स। कुछ चैप्टर्स अर्थमेटिक में आ जाते हैं, फॉल करते हैं, और कुछ एडवांस मैथ में फॉल करते हैं। अभी जो ये वाला चैप्टर है इसमें हम अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, जो भी चैप्टर्स, चाहे पार्टनरशिप दिया हुआ है, रेशो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, एज वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन सब में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप आगे जाके और चैप्टर्स भी सॉल्व कर सकते हो, वो वाला टॉपिक है गाइस परसेंटेज। दैट मीन्स परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो खाली अगर आप परसेंटेज करोगे, परसेंटेज का चैप्टर खाली आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस में ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेशो प्रपोर्शंस के जो क्वेश्चंस है, जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस है, उनमें भी आपको इस चैप्टर से हेल्प मिलेगी। ये चैप्टर उनके लिए भी बेसिस बन जाता है। ठीक है गाइज, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है। अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें, परसेंट को डिवाइड करें, इसका मतलब है दो वर्ड्स बन जाते हैं यहां पे। एक तो है पर, दूसरा है सेंट। पर का मतलब है एवरी एंड सेंट का मतलब है गाइज 100। ठीक है, इसका मतलब है एवरी 100 में से कितना है। परसेंट का मतलब है पर 100, या जिसे हम एवरी 100 कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। सपोज कोई स्टूडेंट कहता है मेरे आउट ऑफ 600 मेरे 450 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है गाइस, तो जो वेटेज दे रखी है, जो इन्होंने ये कहा है कि हमारे 450 मार्क्स आए हैं, लेकिन किस में से, आउट ऑफ क्या है, 450 मार्क्स आउट ऑफ कितनों में से इसको 450 मिले हैं। तो वो वहां से रिप्लाई कर देता है कि नहीं ना सर, मेरे 600 में से 450 मार्क्स आ गए हैं। इसका मतलब है जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे लिए बेसिस बन जाती है, वो है 600। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं कि 600 में ना कह के आप मुझे बताइए 100 में से आपके कितने हैं। अगर किसी के यहां 600 में से 450 मार्क्स है, तो अगर मैं बेस 600 को ना बना के 100 को बनाऊं, तो फिर इसके कितने मार्क्स है। हमने बहुत मतलब पहले से, बचपन से, 5th क्लास से हमने पढ़ा है, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो ये दो जीरोस इस जीरो से, दो जीरो से कट जाएंगे, वहां पे हमारा आंसर आएगा 75। दैट मीन्स हमारे 75% मतलब पर 100। तो इसका मतलब क्या है, जिस बंदे के 600 में से 450 मार्क्स आ जाते हैं, इसका मतलब है अगर मैं 600 को बेस ना बना के 100 को बेस बनाऊं, फिर उसको आउट ऑफ 100 में से कितने मिलेंगे, 75 मिलेंगे उसको। क्लियर गाइज यहां तक, ओके। तो जब भी हम यहां पे परसेंट पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हमें देखना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है 100 में से कितना है। ठीक है, ओके। तो जब इस चैप्टर की बात करें हम, जब हम परसेंटेज की बात करें, इसी परसेंटेज को, जिस तरह मैंने बोला 75%, जब हमें ये 75%, 50%, 40%, जब हमें ये वैल्यूज दिखाने पड़ते हैं, 3 तरीके होते हैं हमारे पास जिनसे हम इन्हीं परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला तरीका जो होता है, हम दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशोज। हम रेशोज में दिखा सकते हैं। ठीक है, हम दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में दिखा सकते हैं, हम इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स भी दिखा सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है, जब मैं कहता हूं 40%, 30%, 60%, दैट मीन्स
पर 100 में से 60, पर 100 में से 40। इस 40% या इस 60% को मैं 60% या 40% ना कह के कुछ और तरीके से भी दिखा सकता हूं। जस्ट लाइक अगर मैं रेशो की बात करूं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्टनरशिप बिजनेस है। इस पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर्स है गाइस। एग्जांपल एक मैं देता हूं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। जब इन 2 पार्टनर्स ने ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, इन्होंने डिसाइड किया कि जो हम प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? द रेशो विल बी 3:2। इसका मतलब क्या है 3:2 का मतलब? इसका मतलब है जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो टोटल प्रॉफिट के हम कितने हिस्से करेंगे? 3 + 2, दैट मीन्स 5 हिस्से करेंगे हम उसके। ठीक है गाइस, तो आउट ऑफ दीज 5 शेयर्स उसमें से हम 3 हिस्से ए को देंगे, 2 हिस्से बी को देंगे। बात समझ आ रही है? तो जो मैं ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, 3 शेयर्स में एक बंदे को, एक पार्टनर को दे रहा हूं, 2 शेयर्स में किसी और सेकंड पार्टनर को दे रहा हूं, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 3:2। या मैं इसी को कह सकता हूं 60%:40%। यानी अगर हम 100% कैलकुलेट करें, टोटल हम कंसिडर करें कि 100% प्रॉफिट है, तो उसमें से 60% हम ए को देंगे, 40% बी को देंगे। इसी को हम कह सकते हैं 60:40 को हम कह सकते हैं 3:2। कैसे ये कैलकुलेट करेंगे हम, ये देख लीजिए गाइस। ये मैंने दिखाया 61% को, दूसरे पार्टनर को 40%। मैं इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल करूंगा। 2 3s are 2 2s are, दैट मीन्स मेरे पास जो रेशो बनता है वो बनता है 3:2। इसका मतलब क्या है गाइस? 60%:40% को मैं 3:2 रेशो फॉर्म में भी दिखा सकता हूं। क्लियर यहां तक गाइस? अच्छा, हम ये रेशो फॉर्म में क्यों दिखाए, क्या जरूरत है? बेसिकली जो होल हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सारी गेम टाइम की होती है गाइस। आप जब एग्जाम दोगे, चाहे आपके यहाँ क्लास 4th का एग्जाम होगा, बैंक एसोसिएट का एग्जाम होगा, बैंक पीओ का एग्जाम होगा, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पोर्शंस होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से वो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आते हैं। लेकिन गेम होती है वहां पे टाइम की। आपको विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट करना है। जितना टाइम आपके लिए अलॉट किया गया है, विद इन सच टाइम आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं जो शॉर्टेस्ट वे होगी, जिससे हम माइंड कैलकुलेशंस कर पाए, वो तरीके हम ढूंढते हैं। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में अटेम्प्ट करने के लिए हम जो ये रेशोज है, ये हम इन परसेंटेजेस को 60:40 को कैलकुलेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन जब मैं इसी को 3:2 में रिप्रेजेंट करूंगा, अब अगर मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में। बात समझ आ रही है गाइस? ओके, तो जिस तरह मैंने बोला परसेंटेज को हम रेशोज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द सेम वे हम इन्हें फ्रैक्शंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी 3:2 को जिसको मैंने 60% और 40% कहा था, मैं इसे कैसे फ्रैक्शंस में दिखा सकता हूं? ये 3:2 का मतलब क्या है? 5 हिस्से होंगे। 5 में से पार्टनर ए को 3 हिस्से मिलेंगे, 5 में से पार्टनर बी को 2 हिस्से मिलेंगे। इसका मतलब है 3/5 ए को मिलेगा, 2/5 ऑफ प्रॉफिट्स बी को मिलेगा। ये जो मैंने P/Q की फॉर्म में दिखाया, तो मैंने इसी परसेंटेज को गाइस फ्रैक्शन में भी दिखाया आपको। बात समझ आ रही है? खाली जब मैं 3/5 यानी फ्रैक्शंस में लिखता हूं तो लास्ट में मुझे परसेंटेज का साइन नहीं दिखाना पड़ता है, लेकिन जब मैं 60 कहूंगा तो मुझे 60% साइन दिखाना पड़ेगा गाइस। बात समझ आ रही है? हाँ, अगर मैं 60 के बदले इस परसेंट को मिटाना चाहता हूं तो डिवाइड बाय 100 करके फिर मुझे परसेंट नहीं दिखाना, अगर मैं 60/100 दिखाऊं।
ठीक है, आगे हम देखेंगे वो कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीपल करते हैं। ये मैं आपको बेसिक बताता हूं अभी कि परसेंटेज को हम रेशोज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी परसेंटेज को हम डेसिमल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जो मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसे 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन दोनों में 5 हिस्से होंगे, 3 हिस्से उसमें ए को मिलेंगे, 2 हिस्से बी को मिलेंगे। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट को 1 कंसिडर करूं, टोटल प्रॉफिट को 1 कंसिडर करूं, ठीक है, तो हम कहेंगे 0.6 आउट ऑफ 1 इसमें से एक को मिलेगा, 0.4 दूसरे को मिलेगा। खाली डिफरेंस क्या है गाइस? जब मैं परसेंट करता हूं, जब मैं 60 कहता हूं, इसका मतलब होता है 60 आउट ऑफ 100%, मतलब 60 आउट ऑफ 100। जब मैं डेसिमल्स दिखाता हूं 0.6 या 0.4, इसका मतलब है 0.4 आउट ऑफ 1। आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा है। तो जो परसेंट है यूजुअली हम परसेंट्स में दिखाते हैं, बट इसे हम रेशोज में भी दिखा सकते हैं, इसे हम फ्रैक्शंस में भी दिखा सकते हैं, इसे हम डेसिमल्स में भी दिखा सकते हैं। क्लियर यहां तक? आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइज। अब यहां पे क्वेश्चन एक राइज हो रहा है कि सर हम परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो ये जरूरी है कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बट रियल लाइफ में हमें परसेंटेज कहां पे जरूरत आती है इस चीज की? मैं आपको गाइज एक एग्जांपल एक देता हूं। सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एक्स एंड स्टूडेंट वाई। एग्जांपल देते हैं हम 2 स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट एक्स है और स्टूडेंट वाई है। इन 2 स्टूडेंट्स के यहां जब हम पूछते हैं भाई आपके मार्क्स कितने आए, स्टूडेंट ए हमसे कहता है मेरे ना 800 मार्क्स आए हैं। क्लियर? ओके। स्टूडेंट बी से हम कहते हैं भाई स्टूडेंट वाई आप बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। वो हमसे चुपचाप आराम से आवाज धीमी करके कह रहे हैं मेरे 450 मार्क्स आए हैं सर। अच्छा, अब हम अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाए, खाली इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो कि स्टूडेंट एक्स के 800 मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट वाई के 450 मार्क्स आए हैं, तो अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन होगी तो हमें प्राइमा फेसिया लग रहा है कि स्टूडेंट एक्स के मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन जब हम थोड़ा सा और पूछ लेते हैं भाई स्टूडेंट एक्स आपके जो 800 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ कितने में 800 आए हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे ना टोटल मार्क्स 1000 थे। ठीक है। जब हम स्टूडेंट वाई से पूछते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपने ऑब्टेन किए हैं 450 मार्क्स, बट आउट ऑफ वो कहते हैं हमारे 500 टोटल मार्क्स थे। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनके मार्क्स, स्टूडेंट एक्स के मार्क्स 80% मार्क्स है, स्टूडेंट वाई के मार्क्स जो है वो 90% मार्क्स है। ये मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 800 मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, यहां पे भी इनटू 100 करेंगे। ठीक है गाइज। तो हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट वाई भाई आप आवाज धीमी होके बात ना करें, आप ये ना कहें कि आपके मार्क्स 450 यानी कम आए हैं, आपके तो ज्यादा आए हैं। वो बोलेंगे कैसे सर, उनके तो 800 मेरे तो 450 है। भाई आपने जो 450 ऑब्टेन किए हैं ना वो 500 में किए हैं। दैट मीन्स अगर मैं इन्हीं मार्क्स को, ये जो बेस दे रखी है जो 800 उसकी बेस है 1000, वो 800 है आउट ऑफ 1000। ये जो 450 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसकी बेस है 500। अब अगर मुझे कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे एक ही बेस पहले होनी चाहिए। एक ही बेस पे जब ये आएंगे, दोनों में से आउट ऑफ इतने सेम आउट ऑफ, यहां पे आउट ऑफ 500 अगर होगा दोनों का आउट ऑफ 500 होना चाहिए, आउट ऑफ 1000 होगा दोनों का आउट ऑफ 1000 होना चाहिए। तो ना तो मैं 500 ले लेता हूं बेस, ना मैं 1000 बेस ले लेता हूं। हम काम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आपका जो 1000 है ना, इसे हम बेस मतलब कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 100, और आपका 500 इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 100। दैट मीन्स अगर मैं आपके 500 के बजाय 100 रखूं और 1000 के बजाय 100 रखूं, फिर आपके मार्क्स कितने आते हैं? तो फिर स्टूडेंट एक्स के 80 आते हैं, 80 आउट ऑफ 100, स्टूडेंट वाई के 90 आउट ऑफ 100 आते हैं। इसी को कहते हैं परसेंटेज। 80% और 90% मीन्स पर 100।
तो सबसे ज़्यादा और भी फ़ायदे हैं कंपैरिजन के अलावा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें नज़र आता है रियल लाइफ में, परसेंटेज क्यों कैलकुलेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है वो है गाइस कंपैरिजन। वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, अगर दो स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हों, उनके मार्क्स ऑब्टेनड अलग होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी अलग होंगे, ठीक है। तो हम कैसे कंपेयर करें इन दोनों को, हम दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। फिर जिसके परसेंट ज़्यादा होंगे उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। क्लियर यहाँ तक। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कभी कभार हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारे यहाँ पे कुछ फिगर दी हुई होगी, सपोज 500% आएगा कहीं पे, 632% आएगा कहीं पे, एग्जाम में अगर लिखा होगा कैलकुलेट 632% ऑफ 4752, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो क्वेश्चंस दिए होंगे वहां पे एग्जाम में, मोर देन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स के बजाय उनको 5 मिनट्स का टाइम, 3 मिनट्स का टाइम दिया जाए पर क्वेश्चन, वो कहेंगे सर हम सारे क्वेश्चंस करके देंगे। लेकिन मेन जो वहां पे है, जो गेम होती है, वो होती है गाइस टाइम की। टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो टाइम अगर आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में सेव करना है, टाइम अगर आपको बचाना है, तो आपने सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले आपको आना चाहिए, जो भी परसेंटेज वहां पे दी होगी, आपको इन परसेंटेज वैल्यूज को कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। और अगर कभी कभार फ्रैक्शंस दी होगी, आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उनको कैलकुलेट या कंप्यूट करना आना चाहिए या कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। कभी कभार 3 वैल्यूज दिए होते हैं, वहां पे 2 वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होते हैं, एक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन होता है। हमें लगता है कि अगर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट भी परसेंटेज में दिया होता, फिर हमें आसानी होती, ठीक है। तो हमें विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय में, हमें इतनी ट्रिक्स माइंड में होनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशंस हमें याद होनी चाहिए कि हम कुछ सेकंड्स में उसका वैल्यू, उस फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में कंप्यूट कर सके। या अगर 2-3 वैल्यूज वहां पे फ्रैक्शन में ही दी होंगी और एक आख वैल्यू परसेंटेज में होगी, तो हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे। या अगर 2-3 वैल्यूज परसेंटेज में ही, फ्रैक्शंस में ही होगी, एक परसेंटेज में होगी तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में, या अगर एक फ्रैक्शन में होगी बाकी परसेंटेज में होगी, तो उस एक को भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये वाली कैलकुलेशन हमने सीखी विद इन सेकंड्स, विद इन 2, 3, 4, 5 सेकंड्स में करना, तो हम जो वहां पे टाइम अलॉट होता है पर क्वेश्चन, हम फिर उतने टाइम में, उतने समय में अपना क्वेश्चन, अपना सॉल्व या अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइस। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी आपने कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो गिवन होगी, उसे जब आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, सिंपली आपने याद रखना है, हमें क्या करना है, हमें उस वैल्यू को सिंपली डिवाइडेड बाय 100 करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कहीं पे लिखा होगा 60%, हमने क्या करना है, जल्दी से 60 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो कट जाएगा, 2 3s are 2 5s are, तो 60% को हम कैसे दिखाएंगे गाइस, 3/5 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन परसेंटेज में होगी, उसे जब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, हमने क्या करना है, उस परसेंटेज वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, किससे, उसे हमने डिवाइड करना है 100 से। लेकिन अगर वहां पे एग्जाम में आपके यहां वैल्यू फ्रैक्शन में ही दी होगी और आपको उस फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 100। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे लिखा होगा 2/5, ये फ्रैक्शन है, आपने इस 2/5 फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आपने दिखाना है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बनेगा 5 1s are 5 25s are 5 20s are, आएगा ये 40%। क्लियर यहां तक। 3/5 अगर आएगा होगा इंटू 100 तो फिर बनेगा 60%। यहां तक क्लियर गाइस।
तो सिंपल आपने एक रूल याद रखना है, अगर परसेंटेज को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिखाना है तो उस परसेंटेज वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100 करना है, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू को ही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखाना होगा तो उस फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई विद 100 करना है। सिंपल इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां तक क्लियर गाइस? और हां, एक बात और याद रखें, जब कभी भी आपका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया होगा या इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिया होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% को हम फ्रैक्शंस में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यह बात आपने याद रखनी है, ये बेस बन जाता है हर किसी के लिए, ठीक है? तो अब बोलोगे सर फ्रैक्शन को p बाई क्यू में दिखाना है, 1 मतलब सिंपली 1 बाई 1 लिख सकते हो, ठीक है गाइस? तो इसका मतलब है जब मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखाऊं, 100% का मतलब है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 1, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं फ्रैक्शंस में कहूं 1, इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है ये? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 100% है। अगर मैं फ्रैक्शंस में कहूं 3, इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 300%। क्लियर यहां तक? इसी तरह से अगर मैं कहूं 1/2 यानी आधा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसका मतलब है 1 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 100 से, इसका मतलब है 100/2% हो गया वो 50%। क्लियर यहां तक गाइस? ओके, क्या मैंने बोला कि परसेंटेज को जब हमने फ्रैक्शंस में दिखाना है डिवाइड करना है 100 से, और अगर हमें फ्रैक्शंस को ही परसेंटेज में दिखाना होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। एग्जाम्पल्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स हम देते हैं पहले, धीरे धीरे हम आगे वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी लेंगे, ठीक है गाइस? यहां पे देख लीजिए, अगर आपने 20% ये परसेंटेज में वैल्यू दिया है, अगर आपने इसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, आपने फ्रैक्शंस में दिखाना है, तो ये परसेंटेज है, इसको जब फ्रैक्शंस में दिखाना है तो क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100। हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100, ये एक 0 कट जाएगा, 2/10 लोएस्ट फॉर्म में अगर हम दिखाएंगे दैट मीन्स 1/5। क्लियर यहां तक गाइस? ओके, इन द सेम वे अगर आपने 60% को 60% सपोज परसेंटेज में दिया है, इसे अगर आपने फ्रैक्शंस में दिखाना है तो परसेंटेज को जब फ्रैक्शंस में दिखाते हैं डिवाइडेड बाय करते हैं 100, ये बनेगा 6/10, एक 0 काट के, तो लोवेस्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो 3/5। अच्छा, ये तो रही बात परसेंटेज को फ्रैक्शंस में दिखाने की। अगर आपको फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में दिखाना है तब आपको मल्टीपल करना है गाइस। सपोज 1/4 एक फ्रैक्शन है, इसे बताना है परसेंटेज में कितना है ये, तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये बनेगा 100/4। 4 को काटेंगे 100 को काटेंगे 4 से, कितना परसेंट आया ये? 25% गाइस। तो ये मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज होते क्या है, फ्रैक्शंस होते क्या है, ठीक है गाइस? लेकिन अगर आपने अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है, आप चाहते हो कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन विद इन सेकंड्स आपका सॉल्व हो, तो कुछ फ्रैक्शंस है जो, या कुछ परसेंटेज है जिनकी फ्रैक्शनल वैल्यू या कुछ फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू आपने माइंड में रखनी है। अगर आपने ये माइंड में रखा तो उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होते हैं। इसमें कौन कौन से फ्रैक्शंस आपने याद रखनी है? एक तो आपने ये देख लीजिए, 1 तो आपको पता ही है, 1 का मतलब होता है 100%, ये बेस है यहाँ पे, ठीक है गाइस? 1 का मतलब है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन 1, इसे हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब होता है 100%। क्लियर यहां तक गाइस? ओके, तो जब आपने 1/2 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन बताया, इसका मतलब है 50%। अब बोलोगे सर ये 50% कैसे आया? 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू, जब आपने फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मैंने क्या बोला? इनटू किससे करना है? 100 से। तो इनटू 100 जब हम करेंगे ये बनेगा 100/2, 2 1s are 2 50s are, कितना बना? 50%। इसका मतलब है 50% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसे हम फ्रैक्शंस में 1/2 कहते हैं। आई बात समझ? इसी तरह से 1/3 का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे 33:1/3%, जिसे हम 33.33% दिखा सकते हैं। क्लियर यहां तक?
इसी को 33/1/3 दिखा सकते हैं या 33.33%। उसी तरह से 1/4 को जब हमें दिखाना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16:2/3 और 16.67% ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब आप बोलोगे सर कितना हमें याद रखना है? आप याद कैसे रहेगा? सबसे पहले जितना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे गाइज, जितना आप कैलकुलेशन में इन मतलब फ्रैक्शंस को, इन परसेंटेजेस को यूज करोगे, आप जितना यूज्ड हो जाओगे इनके साथ, तो उतना आपके माइंड में रहेंगे ये परसेंटेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शंस माइंड में रख ली तो एग्जाम में ये फ्रैक्शंस यूजुअली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं। वो वाला कैलकुलेशन का टाइम आपका बच जाएगा। कौन कौन सी फ्रैक्शन आपने याद रखनी है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करके 1/20 तक इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से भी इनका वैल्यू, और ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अपने आप से आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो वैसे आपका होगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज में तो इंटू 100, लेकिन अगर परसेंटेज को ही कन्वर्ट करना है इंटू फ्रैक्शन तो डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है गाइज, ओके। और एक तो 1/20 तक याद रखना है, इसके अलावा 125, 1/40, 1/50, 1/100 ये 2-4 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, एक तो ये बेसिस बन जाते हैं 1/20 तक, 1/2, 1/3, 1/4, 1/20 तक जब आप याद रखोगे, 1/25, 1/40, 1/50, 1/100 ये होते हैं प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, जिस तरह से प्राइमरी कलर्स होते हैं, फिर जब आपको दूसरे कलर, सेकेंडरी कलर्स बनाने होंगे, फिर आप उन्हीं प्राइमरी कलर्स की कॉम्बिनेशन करते हो, उन्हीं को रेशोज में मिलाते हो, कौन सा कलर कितना मिलाना है, फिर बाकी कलर्स वहां पे बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये प्राइमरी फ्रैक्शंस मैंने दिखाए। अगर आपको आगे कुछ और फ्रैक्शंस होंगे, अगर वो यहां पे मैंने नहीं लिखे हैं, वो मैंने इन बेसिक फ्रैक्शंस में नहीं लिखे हैं, लेकिन उनका वैल्यू भी हम इन फ्रैक्शंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से फ्रैक्शंस होंगे वो, और क्या किस तरह से वो आपको कैलकुलेट करने हैं। सपोज मैंने आपको यहां पे बोला 1/2, 1/3, 1/20 तक। ठीक है, अब यहां पे अगर 1/2 या 1/3 की जगह 2/3 होगा, आप बोलोगे सर आपने 1/2 तो बोला, 1/3 तो बोला, 1/4 तो बोला, ऐसे करके 1/20 तक बोला, लेकिन 2/3 तो नहीं आया, आपने तो नहीं बोला 2/3। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो देख लीजिए, इसका वैल्यू भी हम 1/3 से ही कंप्यूट करेंगे। 2/3 को मैं अगर मतलब फ्रैक्शंस ऐसे दिखाऊं खोल के थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूं 2 × 1/3। क्लियर? 1/3 का वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो है 33.33%। ठीक है, इनटू क्या करना है गाइस? 233 × 2 क्या बनेगा? 66.66 या 67 अप्रोक्सीमेटली दिखा लीजिए, जिसे हम 66:2/3 भी दिखा सकते हैं। बात समझ आई गाइस? इन द सेम वे अगर 2/5 लिखा होगा, इसका वैल्यू आपने फ्रैक्शन 2/5 का वैल्यू आपने परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा, तो सिंपली 2/5 को हम क्या दिखा सकते हैं? 2 × 1/5। 1/5 का वैल्यू आपको पता है ये 20% है। ठीक है, 20% को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना बना? 40%। तो 2/5 का मतलब है 40%। क्लियर गाइज? इन द सेम वे अगर 3/7 होगा, आप बोलोगे 3/7 भी तो नहीं बोला आपने सर, लेकिन इसको हम 3 × 1/7 दिखा सकते हैं। क्लियर यहां तक? ये जो 1/7 है, इसका वैल्यू हमने बताया है, वो है 14:2/7। आप या तो सीधे 14:2/7 का वैल्यू लिख लीजिए, अगर आपको वो वाला वैल्यू भी नहीं पता तो इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 14 को मैं दिखा सकता हूं यहां पे, 14:2/7 को, एक तो 3 से मैं मल्टीपल 14 को अलग करूंगा, 2/3 7 को अलग करूंगा, 14 × 3 42, 3 × 2/7 6/7, कितना बना ये गाइस? यहां पे देख लीजिए, इसका वैल्यू आ जाता है 42 + 6/7, दैट मीन्स 42:6/7%।
ये एक तरह से कैलकुलेशन होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगता है सर ये वाली कैलकुलेशन तो हमें लगता है नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते उससे तो कम ही टाइम लगता है, ऐसे ही हमें लगता है ज़्यादा टाइम। ये बेसिकली डिपेंड है आप कितना प्रैक्टिस और यूज्ड हो जाते हो इनके साथ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप यूज़ करोगे, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। और ये तो मैं 3/7 थोड़ी सी फ्रैक्शन बता रहा हूँ, आगे जाके जब आपके यहाँ क्या क्वेश्चन होगा 3/7 + 4/7 × 2/3 ऐसे करके, तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है। अभी आपको लग सकता है कि सर ये वाला लेंथ ही है, लेकिन जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, जब आपके माइंड में कुछ कैलकुलेशन रह जाएंगी, फिर इतना टाइम नहीं लगना होता है, ठीक है। या अगर इस तरीके से नहीं करोगे, ये मैंने बोला एक तरीका, अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है। सपोज 11/7 कोई फ्रैक्शन है, इसे आपने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए आसान है, यहां पे मैंने बोला 11/7 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर यहां पे 7/7 होता, पहले समझ लीजिए 7/7 होता, फिर मैं 7/7 नहीं लिखता, मैं 7 1s are 7 1s are यहां पे 1 लिखता मैं। क्लियर यहां तक? अगर 11/7 की जगह 7/7 होता, फिर 7 7 से कट जाता, 1/1 आता, मैं दिखाता इसे 1। अगर अब 11/7 भी नहीं होता, 7/7 भी नहीं होता, फिर क्या होता यहां पे अगर 14/7 होता, बात समझने की कोशिश करें गाइस, 14/7 अगर होता तो मैं इसे भी यहां पे लोवेस्ट टर्म्स में दिखाता, 7 1s are 7 2s are। इसका मतलब है 7/7 अगर होता तो आंसर था 1, मैं 1 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता था इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस ही। अगर यहां पे 7 की जगह 14/7 होता तो मैं इसे रिप्रेजेंट करता 2 से, 2/1 कह लीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पे जो हमारा वैल्यू है वो ना तो 7/7 है ना 14/7 है, 7 और 14 के बीच में है। इसका मतलब है मैं इसे दिखा सकता हूं 7/7, ये देखिएगा इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे दिखा सकता हूं 7/7 प्लस फिर कितना ज्यादा है 7 से, 8 9 10 11, 4 ज्यादा है 4/7। दैट मीन्स 11 को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं दो हिस्सों में, 7 और +4। 7/7 को मैं रिप्रेजेंट 1 से कर रहा हूं, 4/7 को एज इट इज 4/7 लिखेंगे। बात समझ आ रही है? 11/7 को मैं 1 + 4/7 दिखा सकता हूं, 1 मतलब 1/1 भी कह सकते हो या खाली 1 कह सकते हो। अब मैंने आपसे कहा है कि फ्रैक्शन का वैल्यू 1 जहां पे भी होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब हमें दिखाना होगा उसे हम 100 दिखाते हैं। तो इस 1 का वैल्यू, या सिंपली मैंने कहा जब फ्रैक्शन को हम कंप्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ या कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमें मल्टीपल 100 से करना पड़ता है। तो 1 को मैं जब मल्टीपल करूं 100 से तो बनेगा 100%, ठीक है। तो उसी तरह से 4/7 को जब मैं कैलकुलेट करूं 4/7 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 4/7 फ्रैक्शन है तो इंटू 100 करना है, ये बन जाता है 400/7। इसी 400/7 को मैं 57:1/7 रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये बना 100 वैल्यू 1 का। 4/7 का वैल्यू अगर ये फर्दर डिवाइड करना होगा तो आप कह सकते हो 4 × 1/7, 1/7 का वैल्यू आपके पास है, फिर इंटू 4 करना है, ठीक है गाइस। 57:1/7, 100 + 57:1/7 ये बना 157:1/7%। गाइस समझ आ रहा है आपको? आगे देख लीजिए, 23/3 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, देख लीजिए अगर यहां पे 21 होता 21/3, फिर मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं सीधे लिखता 3 1s are 3 7s are 21, तो 7 लिख लेता मैं। अगर यहां पे 24/3 होता, जब इसे मैं लोवेस्ट टर्म्स में दिखाता फिर मैं 8 लिखता, लेकिन वैल्यू दे रखी है 23, ये 7 और 8 के बीच में आती है। बात समझ आ रही है? तो 21 तक तो मैं सीधे 7 ही लिखता, 21 तक मैं सीधे 7 ही लिखता, 21 तक। 21 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा 2/3। क्लियर यहां तक? तो 7 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ
जो यहाँ पे दे रखा है इन फ्रैक्शन, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं कहूँ वो है 700। क्लियर गाइस, 700%। 2/3 का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, कैसे करोगे? 2/3 का वैल्यू हम देख सकते हैं, माइंड में ही ये कैलकुलेट करना है। 2 इंटू 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3 या परसेंट या 33.33% इंटू 2 मीन 66.66% या अप्रॉक्सीमेटली 67 भी दिखा सकते हैं। तो वैल्यू बन जाता है 766.67% या 766 इज टू 2/3%। गाइस समझ आ रही है बात? इन द सेम वे, जिस तरह से ये वाले पॉइंट्स मैंने बताए, इन द सेम वे आप अपने से देख लीजिए। 43/9 यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखी है। 9 का अगर हम कैलकुलेट करें, 9 का टेबल देखें तो 9 4s are 36 उससे ज़्यादा है, लेकिन 9 5s are 45 उससे कम है। मीन्स 4 या 5 के बीच में वैल्यू है। तो 4 तो वैसे ही लिखेंगे 36 तक। 36 से कितना ज़्यादा है? 7 डिवाइड 9 है, सो 4 + 7/9। 4 का मतलब है 400%। 7/9 का कैसे देखेंगे? 1/9 इंटू 7, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 77 इज टू 7/9% प्लस 400, दैट मीन्स 477 इज टू 7/9%। ठीक है गाइज, अकॉर्डिंगली आप 8 इज टू 1/3 को देख लीजिए, 114 इज टू 7 को देख लीजिए। क्लियर गाइज? आई होप कि जितना मैंने इस वाले लेक्चर में आपको बताया आपको क्लियर हो गया ये सब। आपको कहीं पे प्रॉब्लम नज़र आई, कहीं पे कंफ्यूजन हुआ, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। ठीक है गाइज, चलिए ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।